हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सब इंजोला और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना साइंस का 5th चैप्टर, बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वैसे मैंने इसकी क्लिप पहले बनाई थी, लेकिन वो मम्मी स्टोरेज के लिए क्लियर करते टाइम डिलीट कर दी थी मम्मी ने। तो अभी मैं दोबारा बना रही हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब से हम स्टार्ट करेंगे साइंस और मैथ्स की क्लासेस। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ाऊँगी और उसको देखने के बाद फिर आप मेरे शॉर्ट्स चैनल को विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे देख लेना। और बाकी फिर मैं अब से कंसिस्टेंट रहूँगी और ये जो वीडियोस हैं उनको डाला करूँगी पढ़ाई से रिलेटेड। 9th क्लास की मैथ्स और साइंस की वीडियोस आएंगी। सो स्टे ट्यून। 28 तारीख को मेरा रिजल्ट आएगा, उसका भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ अच्छा है, 90 अबव तो आ ही जाएगी शायद। टच वुड, टच का है, वुड का है, सॉरी। उसके बाद पढ़ाई करो, रिवाइज करो और एग्ज़ाम दे देना। ये बीच बीच में वॉइस कट रखी है तो इसको सहन कर लो। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हम पहले बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पे आएंगे, देन फिजिक्स। ठीक है, इजी से शुरू करते हैं और मुश्किल पे एंड। ये अच्छा रहेगा ताकि आपके गोल्स आपको ऐसा लगे कि हाँ हो रहा है तो हो ही जाएगा। तो गाइस, चैप्टर के हेडिंग में कहा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आधा काम अगर हम हेडिंग समझ ले रहे तो ही हो जाता है, चैप्टर में आधा वहीं समझ आता है। तो फंडामेंटल यूनिट यानी कि जो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। यूनिट का मतलब होता है सिंगल, लेकिन जो कंप्लीटेड हो। मैंने अंडरलाइन करके अपनी बुक में भी लिख रखा है। तो जैसे एक छोटी सी चीज़ पर वो अपने आप में पूरी हो, तो वो ऐसी चीज़। और जो हमारी लाइफ के लिए सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट है वो होती है सेल। वही हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, वही पूरे फंक्शंस परफॉर्म करती है। और अगले चैप्टर में आप ये भी समझेंगे कि सेल अपना एक ग्रुप बनाती है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो कि होता है टिश्यू। तो सेल के बारे में ये पूरा चैप्टर है। अब हम इसमें सेल के टाइप्स, सेल के जिनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उनके अलग अलग प्रोसेसेस जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये सब समझेंगे। एंड सेल डिवीजन के प्रोसेसेस, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये प्रोसेसेस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का कि सेल आखिर इन्वेंट कब हुई थी और किसने की थी। 1665 ईयर था वो, और रॉबर्ट हुक नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल ऑब्जर्व की थी। और लेकिन वो डेड सेल ऑब्जर्व की थी, उन्होंने लिविंग सेल की थी एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। उन्होंने बाद में की थी, पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन लिविंग सेल अगर पूछा जाए तो लीeuwenhoek ने सबसे पहले डिस्कवर की थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहाँ से देखी थी, उन्होंने पेड़ की जो सबसे बाहर की बार्क होती है ना, बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि जो छली होती है पेड़ की, वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा उसका पीस लिया और उसको माइक्रोस्कोप के, उनका सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था जिससे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, तो उसके अंदर नीचे रख के देखा। तो उन्हें लगा ये तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, जैसे दीवार नहीं होती, मतलब ब्रिक्स से दीवार बनी होती है, तो वैसे ही उन्होंने सोचा कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स से है। उन्होंने दूसरी ऑब्जर्वेशन भी की, ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे ही ये लग रहा है कि मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे एक दूसरे में चिपके हुए होते हैं, जहाँ पे हनी वो कलेक्ट करके रखता है, हनी बीज, तो उस छत्ते की तरह भी दिख रहा है। और एक छोटा सा रूम, लैटिन वर्ड में उन्होंने सेल तभी उसको नाम दिया जो ऑब्जर्वेशन की थी, क्योंकि सेल का मतलब लैटिन वर्ड में लिटिल रूम होता है। आपकी बुक में भी लिखा होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो उन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किया था। मेन चीज़ है 1665 ईयर था और रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया था, लेकिन जो सेल थी वो डेड सेल थी। नीचे आपके एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको अनियन के आउटर मोस्ट कवरिंग को थोड़ा सा पील करके माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है। तो उसमें भी आपको प्लांट सेल्स दिखेंगी वैसे, क्योंकि अनियन एज अ प्लांट। सो वो भी ऐसे सही सिमिलर स्ट्रक्चर है। कलेक्टिवली अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो है वो एक साथ जॉइन हो रखे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्लीज़ रीड दिस बॉक्स। इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जिन्होंने भी डिस्कवर किए थे या सेल थ्योरी जिन्होंने भी दी थी, उनके बारे में बताया गया कि किस ईयर में दी थी, क्या इनकी डिस्कवरी थी। तो जैसे कि फर्स्ट है ल्यूवेनहुक ने
1664 में लिविंग सेल डिस्कवर की थी पॉन्ड वाटर में। कहाँ की थी? पॉन्ड वाटर में की थी, लिविंग सेल्स की थी। 1674 ईयर था एंड वो वाज द बायोलॉजिस्ट, इट वाज ल्यूवेनहोक। इन्होंने अपना खुद का जो फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप थी वो भी ल्यूवेनहोक ने की थी। एंड देन सेकेंड इज़ रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831 में। पुरकिंजी, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था 1839 में। पुरकिंजी को आप P4 प्रोटोप्लाज्म, B4 पुरकिंजी ऐसे करके भी याद कर सकते। ये ट्रिक नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है वैसे। हाँ, सो प्रोटोप्लाज्म वैसे बस फ्लूइड सब्सटेंस होता है, वो पूरा न्यूक्लियस का भी और सेल का भी पूरा मिला के जो जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उस जेली लाइक सब्सटेंस को, और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म बोलते हैं जेली लाइक सब्सटेंस को। तो दोनों को, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है, सिंपल टर्म है। तो ये इन्होंने दी थी पुरकिंजी ने 1839 में। और सेल थ्योरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। श्लीडिन एंड श्वान, इनकी स्पेलिंग याद कर लेना, बहुत डिफ़िकल्ट होती है मेरे को पता है, बट इट इज़ नेसेसरी। 1838 में श्लीडिन ने दी थी। इन्होंने पहले बोला था वैसे तो कि जो सारे प्लांट्स होते हैं वो इनसे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं 1838 में। फिर श्वान ने बोला था कि सारे एनिमल्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। तो इन दोनों को श्लीडिन एंड श्वान कंबाइन करके बोल देते कि क्या बोलते, सेल थ्योरी जो है इन दोनों ने मिलके दी थी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सिंपल सी बात है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। एंड वर्चाओ जो था उन्होंने एक्सपैंड की थी ये सेम थ्योरी। वही इसी को कुछ टाइम बाद और स्टडी किया सेल के बारे में और पता लगाया कि क्या बोलते हैं जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होती है। यानी एक सेल है वो डिवाइड करती है, फिर दो और नए सेल आते हैं। दो डिवीजन की प्रोसेस होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो हम आगे स्टडी करेंगे। हाँ, और बस यही थी सेल थ्योरी में तो, कि श्लीडिन एंड श्वान ने दी थी पहले कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। वर्चाओ ने दी थी, उसको एक्सपैंड किया था 1855 में कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। These are all important stuff that you need to learn. Now our next topic is division of organism on the number of cells they have in. So first is unicellular and second is multicellular. यूनिसेलुलर नाम में ही पता चल रहा है, यूनि मतलब वन, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं और वो एक सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्स यानी बहुत सारी सेल्स से, मैनी सेल्स से मिलके बने होते हैं और वो बहुत सारी सेल्स अपने फंक्शंस डिवाइड कर देती है और क्या बोलते हैं अपना मतलब अलग अलग सेल्स मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, तो उन्हीं को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के एग्जांपल हैं ह्यूमन्स एंड प्लांट सेल्स, और जो भी इनकी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही आती हैं, यानी कि एक सेल खुद को डिवाइड करके 2 या 4 उतने में डिवाइड करके नई सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। सो अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया कि सेल जो होती है वो हर ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सेल से मिलके बना होता है, और सेल ही होती है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि स्टोरेज का और ईटिंग, या मतलब अगर ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल ले तो ईटिंग और हार्ट का फंक्शन करना, ऑर्गन सिस्टम बनाना, पूरा स्ट्रक्चर देना ह्यूमन बॉडी को, प्रोटेक्शन करना, स्किन जैसे हो गई। तो वो सब काम आखिर करता कौन है? सेल एक इतनी छोटी सी चीज़ इतने सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म कर लेती है? आखिर उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, सेल आखिर किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। और जो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट उसके ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जो आप किसी भी सेल को ले लो, ये 3 सेल ऑर्गेनल्स हर सेल में पाए जाएंगे। और भी ऑर्गेनल्स हैं जैसे लाइजोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी पाए जाते हैं सेल में। लेकिन ये 3 चाहे कितनी भी प्रिमिटिव सेल हो, कितनी पुरानी या कितनी भी नई सेल हो, हर सेल में पाए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
तो अगर ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि ह्यूमन बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, स्किन, वैसे ही सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल के अंदर के कंटेंट को, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ होंगे, जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स होंगे, उनको सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से, यानी कि सेल के अंदर की चीज़ें बाहर वाली चीज़ों से अलग रहे, उनके बीच में एक बाउंड्री है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, पहले तो इसका मतलब क्या होता है, और दूसरा आखिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्यों है, ऐसा क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है सेल के अंदर आने के, यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही अंदर या बाहर आने देती है, और ये ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट कराती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की, ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको दे के ये अपने अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती है, कोई भी चीज़ अंदर लेती है। और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो धीरे धीरे अपने आप स्लो प्रोसेस की मदद से चीज़ों को अंदर या बाहर करता है सेल के। ये दो प्रोसेस के नाम है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर या बाहर, और डिफ्यूजन सारी गैसियस सब्सटेंसेस का होता है। गैसियस सब्सटेंसेस दो इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड सेल बाहर देती है और ऑक्सीजन अंदर लेती है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आखिर ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आखिर है क्या, ये अजीब अजीब शब्द। तो एक्चुअली डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की। अब आप बोलेंगे ये कौन कौन से वर्ड आ गए, बट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एक स्लो मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। हाई कंसंट्रेशन यानी कि किसी की मात्रा कितनी है किसी चीज़ में, जैसे एक गिलास पानी में इस मतलब ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम वाटर की कंसंट्रेशन को मेन मानते हैं और गैसेस में ऑक्सीजन की। बाकी वैसे आप किसी की भी ले सकते हैं, कंसंट्रेशन तो सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इस चैप्टर में आपको वाटर की कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पूछी जाएगी। तो जैसे एक गिलास पानी में अगर हम 4 चम्मच नमक घोले और दूसरी साइड हम एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोले, तो ऑब्वियसली पानी की कंसंट्रेशन वो 4 चम्मच जिसमें नमक गया है उसमें कम रहेगी, और जिसमें 1 चम्मच ही नमक गया है उसमें ज़्यादा रहेगी वाटर की कंसंट्रेशन। तो इसी से हमें पता चलता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट जब होती है किसी सब्सटेंस की, तो उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस में वाटर की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि 3 टाइप के सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस कैसे अकर करता है। ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट होता है। सो हाइपरटोनिक यानी कि जिसमें सेल को अगर डाला जाए एक सॉल्यूशन में, जैसे एक गिलास पानी में अगर हम सेल डाल दें तो उसमें पानी का कंसंट्रेशन बाहर अंदर सेल के कंसंट्रेशन से हाई रहता है, और जो पानी होगा बाहर का वो सेल के अंदर चले जाएगा और सेल जो होगी वो स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएगी वो स्वेल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फूल जाती है सेल, और हाइपरटोनिक इसका अपोजिट, एकदम अपोजिट होता है। पानी का कंसंट्रेशन लो रहता है एज़ कंपेयर टू सेल जो उसके अंदर सिंक हो रही है, सिंक हो रखी है। तो जो वही अगर अपोजिट है कि कंसंट्रेशन बाहर का लो है, तो ऑब्वियसली जैसे हमने पढ़ाई है ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। तो अंदर सेल का हाई कंसंट्रेशन है, इसीलिए अंदर का जो सेल के अंदर वाटर होगा वो बाहर आ जाएगा पानी में, और जो सेल होगी वो श्रिंक हो जाएगी। हाइपोटोनिक में सेल स्वलन अप होती है और हाइपरटोनिक में श्रिंक होती है। हाइपो में फूल जाती है और हाइपर में श्रिंक होती है, सिकुड़ जाती है। ये आपको याद रखना है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक और सॉल्यूशन है जिसमें पानी का कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहते हैं, इसलिए सेल के अंदर बाहर कोई मूवमेंट नहीं होती, और ना ही वो स्वेल होती है ना ही वो श्रिंक होती है, वो सेम रहती है जैसे कि वो पहले थी।
Now second question says, why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टर्म दी गई है, ये तो हमें पता है, लेकिन आखिर क्यों दी गई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब चीज़ों को अलाउ नहीं करती अपने अंदर बाहर जाना। ये इसका नेचर ये ऐसा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काफ़ी कम सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने अंदर या बाहर आना। आपको एक बात बताती हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी कि ये फॉस्फेट और लिपिड से मिलके बनी है, जिसमें फॉस्फेट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि उसको पानी पसंद होता है, लेकिन लिपिड की जो लेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक होता है, उसको वाटर पसंद नहीं होता। हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिक का मतलब लव एंड फोबिक का मतलब हेट, ऐसे होता है। सो जो लिपिड की लेयर होती है उसको वाटर नहीं पसंद, इसीलिए कुछ जगह पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के लम्प्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर में, जहाँ से जो क्या बोलते हैं ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस अकर करती है, इसीलिए वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने अंदर या बाहर जाने देती है। आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिक लेयर ऑफ लिपिड्स एंड फॉस्फेट, आपको बस इतना ही लिखना है कि क्या बोलते हैं काफ़ी मतलब ऐसे किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को या हार्मफुल गैसेस को अपने अंदर आने से या सेल के कंटेंट्स को हार्म करने से किसी भी टाइप के उससे बचाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, ये मैं सबसे पहले मेंशन करूँ। प्लांट सेल्स में अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों, ह्यूमन सेल्स में क्यों नहीं, मतलब एनिमल सेल्स में क्यों नहीं? ह्यूमन और एनिमल सेल एक ही बात है, जो ह्यूमन्स होते हैं वो एनिमल सेल से ही मिलके बने होते हैं। सो प्लांट सेल्स में ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट सेल्स में पाई जाती है। इट इज़ बिकॉज हाँ, तो ये जो सेल वॉल होती है वो आउटर कवरिंग होती है इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को। अदर थिंग इज़ कि इसकी एक और इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पे, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. The phenomena is known as plasmolysis. We can observe this phenomena by performing this activity. चलो ये नीचे तो एक्टिविटी दी है, ऊपर का समझ लो आप। प्लाज्मोलिसिस आखिर होता क्या है? एक्चुअली जब ऑस्मोसिस तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि किसी भी सेल के अंदर या बाहर मूवमेंट पानी का। अब प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस ही होता है, बस ये होता है कि प्लांट जो सेल होती है ना उसके बाहर जाता है वाटर, ऑस्मोसिस से बाहर जाता है वाटर, और अंदर जो जैसे सेल जो होती है प्लांट सेल, वो आउटर कवरिंग उसकी दो होती है, एक सेल वॉल और उसके अंदर होती है उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब पानी बाहर जाता है तो सेल वॉल तो हार्ड है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, वो श्रिंक नहीं हो पाएगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। तो उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, जिसमें सेल के कंटेंट जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहती है। उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नीचे एक एक्टिविटी दी है, आप पढ़ लेना। देन हमारा सेकंड ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर सेल में पाया जाता है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, चाहे वो कितनी भी नई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियस सब में पाया जाता है, क्योंकि ये जो है कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल आप कह सकते हो, क्योंकि यही है जो मेन बोलते हैं ना, हमारा इंसान किससे चल रहा है? हार्ट से, तो ये समझ लो ये सेल का हार्ट है, यही सारे फंक्शन परफॉर्म करा रहा है। तो न्यूक्लियस अपने में ये बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस के पार्ट्स की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारे इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूक्लियस के पार्ट हैं। तो न्यूक्लियर की जो होती है वो डबल लेयर कवरिंग होती है, और न्यूक्लियस जो है उसके पास अपने पास वो क्रोमोसोम्स को कलेक्ट करके रखता है। क्रोमोसोम्स की बेसिक फॉर्म जो होती है वो क्रोमाटीन मटेरियल होती है। अगर हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, सेल जब डिवाइड नहीं कर रही होती है तो वो क्रोमाटीन मटेरियल होती है न्यूक्लियस के अंदर। अब क्रोमाटीन मटेरियल क्या होता है? ये होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। कैसे बना होता है? प्रोटीन्स के चारों ओर
डीएनए जो होता है वो लपेट जाता है। डीएनए एक धागा टाइप का होता है, मतलब दो धागों को मिला के ऐसे डीएनए बना होता है, जहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे जीन्स ऐसे पाए जाते हैं। जीन्स वही होते हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग को हेयर कलर, आई कलर, हाइट एटसेट्रा प्रोवाइड करता है। जीन्स वो डिसाइड करता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने को आती है, यानी कि जब ये न्यूक्लियस वगैरह सब डिवाइड होके एक ऑफस्प्रिंग में जाना होता है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो अपने आप को क्रोमोसोम्स में चेंज कर लेता है। तो क्या पढ़ा हमने, न्यूक्लियस जो होता है उसके पास डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जिसे कहते हैं। न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो क्रोमोसोम्स जब डिवाइड नहीं कर रहे होते तब उनको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और फंक्शनल सेगमेंट्स डीएनए के जीन्स कहलाते हैं। नाउ हमारा अगला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक यानी कि पुरानी सेल्स, ये समझ लो। प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, तो पुरानी सेल्स जो हो गई, और यूकैरियोटिक मतलब नई सेल्स। यू मतलब न्यू, यू मतलब बेकार मत समझो, यू मतलब मॉडर्न, यू मतलब न्यू। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जिसमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं होता, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। साइज़ इसका काफ़ी छोटा होता है, जनरली 1 to 10 नैनोमीटर। यूएम थोड़ा सा वैसे सा लिखा है, वो बाकी नैनोमीटर बोलता है। एंड यूकैरियोटिक ऑन द अदर हैंड, उसके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस उसका वेल डिफाइंड होता है, और इसके पास मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोटिक का साइज 5 to 100 नैनोमीटर होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड कंटेंट होता है सेल के अंदर। ये जो होता है इसका फंक्शन मेन यही होता है कि ये सारे कंटेंट ऑफ द सेल, सारे ऑर्गेनल्स को बेस प्रोवाइड करे, ये एक जगह दे जहाँ पे वो सारे रिसाइड कर पाए, यानी कि वो इसको सेल ऑर्गेनल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो आउटर न्यूक्लियस जितना भी जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसको कहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसको कहता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है, यानी कि सेल के अंदर जितना भी जेल लाइक कंटेंट है वो सारा प्रोटोप्लाज्म। ये अनदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही बताया है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में हमें डिफरेंसेस दिए हैं, उनमें से बीच में कुछ स्पेसेस खाली है, वो हमें फिल करनी है। तो न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक सेल्स का कैसा होता है, इज़ नॉट वेल डिफाइंड, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलता है। और फोर्थ इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वहाँ पे वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है और हर सेल ऑर्गेनल के पास होता है, सॉरी। तो अब हमारा मेन टॉपिक आ गया है सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 पार्ट में क्लासिफाई हो रखा है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्मूथ होता है और इसमें कोई भी पोर्स नहीं होते हैं। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पोर्स होते हैं और वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। स्मूथ ईआर जो होता है वो लिपिड्स की सिंथेसिस में सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जो रफ ईआर होता है उसके ऊपर पोर्स लगे होते हैं इसीलिए, और वो जो पोर्स होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं और वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम्स जहाँ पे भी आए, जैसे न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी पोर्स अटैच थे, वो भी राइबोसोम्स थे। तो राइबोसोम्स जहाँ भी होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं वो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से जो प्रोटीन्स वगैरह बने होते हैं और खुद से जो प्रोटीन्स बनाए होते हैं उसने रफ ईआर से, वो वेसाइकल्स में वो अपने आप से जैसे एक बबल टाइप का निकालता है और उसके अंदर वो प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, गोल्जी अपरेटस को। स्मूथ ईआर के कुछ और फंक्शंस भी है, जैसे कि
ड्रग्स एंड पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना हमारी बॉडी के अंदर। तो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करते हैं और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोगोनोसिस बोलते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म करता है ट्यूब्स का और शीट्स का, और उन्हीं शीट्स और ट्यूब में से निकलते हैं वेसाइकल्स। अब हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को अवॉइड करिएगा, मेरी मम्मी पता नहीं क्या बर्तन फोड़ रही है, पर छोड़ो। हाँ, तो गोल्जी एपरेटस जो होता है, जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तैयार होके आ गए तो वो गोल्जी एपरेटस के पास आ गए। अब उसको कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो या फिर उस मेन काम होता है गोल्जी एपरेटस का पैकेजिंग करने में। पैकेजिंग करता है वो गोल्जी एपरेटस, और जैसे अगर कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो उसको स्टोर करता है, और अगर कोई उसको कमी पेशी वगैरह लगती है तो उसको मॉडिफाई करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइजोसम्स। लाइजोसम्स होते हैं, इनको हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। इनको ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये एंजाइम्स बनते कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे प्रोटीन भी बनता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वो ही एंजाइम्स को भी बनाता है, और वो एंजाइम्स लाइसोसोम्स में रहते हैं, और लाइसोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल को क्लीन रखने में और किसी भी फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उन सब से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इनको इसीलिए सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है ढंग से, या फिर मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो ख़राब हो रही है, सेल में कोई भी खराबी आ गई है, तो इसीलिए उनको सेल क्या हुआ? तो सेल में अगर कोई भी खराबी आ गई है या फिर सेल अब कोई भी काम की नहीं रही, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो लाइसोसोम्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्सक्रीट करता है, और जो और जो सेल ख़राब होती है उसको ही डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम्स अपने अंदर, और वो सेल मर जाती है। नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, और जिन लोगों का ये टॉपिक है भी नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, उन सबको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये लाइन तो ज़रूर याद रखनी है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास होती है एनर्जी करेंसी, जिनको बोलते हैं ATP। ये केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है केमिकल बॉन्ड्स को बनाना, और ये होते किसके? फॉस्फोट केमिकल के बॉन्ड्स होते हैं सेल के अंदर। और ATP इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको यूज़ करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, जब सेल अपने अंदर वाटर लेती है, H2O लेती है, उस टाइम पे यूज़ करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास खुद का DNA होता है। और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ बताओ। तो फर्स्ट ये होनी चाहिए कि दोनों के पास अपना खुद का DNA होता है, दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, एक प्लास्टिड का टाइप है, उसके स्ट्रक्चर से मैच करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज़ प्लास्टिड। इसका सबसे पहले मेन चीज़ ये होती है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाएगा। प्लास्टिड के टाइप होते हैं, 3 टाइप का होता है, और ये स्टोरेज में हेल्प करता है। कौन कौन से 3 टाइप है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल होता है, उसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट होता है, डिफरेंट कलर के पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल से मैच कर रहा है ये वर्ड, तो यानी कि इसके पास ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि क्लोरोफिल की प्रोसेस के टाइम पे यूज़ होता है। और थर्ड इज़ ल्यूकोप्लास्ट, इसके पास कोई कलर नहीं होते, ये या फिर वाइट होता है या फिर कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स हैं, एमीलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। एमीलोप्लास्ट जो होता है वो स्टोरेज ऑफ शुगर में हेल्प करता है। एमीलोप्लास्ट जो होता है यही तो बताया मैंने, एमीलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ शुगर में हेल्प करता है। एलियोप्लास्ट प्रोटीन के स्टोरेज में मदद करता है,
और इलायोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल के स्टोरेज में मदद करता है। प्लास्टिड मेन इनके दो फंक्शन होते हैं, एक होता है पिगमेंट देना और दूसरा होता है स्टोरेज का। पिगमेंट ही किसको देते हैं? ऑब्वियसली जिसमें प्लांट में जहाँ जहाँ पे कलर आता है, लीव्स को पिगमेंट देता है क्लोरोफिल, और जो फ्लावर्स होते हैं जैसे या फिर कोई भी फ्रूट वगैरह होते हैं जैसे टमाटो, तो उन सबको पिगमेंट देता है क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि उसके पास अलग अलग पिगमेंट भी होते हैं जो डिस्पर्स करते हैं सन की लाइट से। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, और ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। और इनका मेन डिफरेंस यही है कि प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं ये भी अनदर प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये ऑक्यूपाई करते हैं 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी कम दिखाई देता है जितना बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल की जगह सेल के अंदर न्यूक्लियस की जगह से ज़्यादा होती है, इसीलिए वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में सेंटर में दिखाया जाता है और एनिमल सेल में साइड में, क्योंकि एनिमल सेल का तो हमें पता है न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा मेन है, पूरा कंट्रोल हाउस यही है सेल का। सो इसलिए न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पेरीफेरी पे होता है, यानी कि साइड पे होता है। वैक्यूल्स का मेन काम होता है स्टोरेज का, लिक्विड कंटेंट्स और सॉलिड कंटेंट्स की स्टोरेज का होता है ये। वैक्यूल वैसे नेग्लिजिबल होता है एनिमल सेल में, या फिर बहुत छोटी साइज़ के होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स का मेन काम होता है स्टार्च, ऑयल, इन सब चीज़ों को स्टोर करने का, इसीलिए वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़े पाए जाते हैं और सेंट्रल स्पेस यही ऑक्यूपाई करता है। हमारे सेकंड इंटेक्स क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किस में होता है? डीएनए में होता है। तो यानी हमें बताना है कि कौन से 2 ऑर्गेनल है जो हमने पढ़े हुए हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। Second question is, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? तो हमें पता है जब ऐसा कुछ हो जाता है, कोई भी बाहर की इन्फ्लुएंस से बैक्टीरिया फन जाए तो कहाँ से है, बट शायद पता नहीं, मेरे को नहीं पता, बट बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो सेल में लाइसोसोम्स का काम होता है अब सेल को या तो क्लीन करना अगर उससे हो पाया, और अगर नहीं हो पाया तो उसको खुद ही डाइजेस्ट कर लेना और सेल को ख़त्म कर देना। तो यही होगा इसके बाद, अगर कोई भी फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस के आने से सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो लाइसोसोम्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ कर देता है और वो एंजाइम्स सेल को डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है लाइसोसोम्स का? क्योंकि मेन फंक्शन यही होता है अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करना, किस टाइम पे? जब सेल के अंदर कोई भी खराबी आ जाए या सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर दे, तो उस टाइम पे सेल तो किसी काम की होती नहीं है, तो लाइसोसोम्स को ऐसा डर लगता है कि क्या बोलते हैं ये आसपास की सेल्स को भी ख़राब कर देगी, इसलिए मैं इसको खा जाता हूँ, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोलता है। फोर्थ इज़, वाई आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। कहाँ वो प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्पेशली अगर पूछा जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स जहाँ पे भी हों वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इनके उससे जो इंटेक्स क्वेश्चन थे वो भी हो गए। और नाउ हमारा जो लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन का, उसके बाद चैप्टर ख़त्म, पूरी वीडियो ख़त्म, तो वो स्टार्ट हो रहा है। हमारा लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो ग्रोथ की वजह से अकर करता है, या फिर रिप्लेस करना होता है ओल्ड और डेड सेल को, या फिर इंजर्ड सेल को भी रिप्लेस करना होता है। उन्हीं के काम में माइटोसिस प्रोसेस अकर करती है, सेल को डिवाइड करते टाइप। और मियोसिस प्रोसेस जो होती है वो गैमेट्स बनाने के लिए अकर करती है, जब रिप्रोडक्शन होती है उस टाइम पे जो गैमेट्स चाहिए होते हैं, इसीलिए मियोसिस प्रोसेस जो होती है वो अकर करती है सेल डिवीजन की। तो मेन अगर इनमें डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो मोस्टली
फर्स्ट तो होगा कि मोस्टली जो सेल डिवीजन होता है किसी भी सेल के अंदर वो माइटोसिस प्रोसेस से होता है। ओनली जब रिप्रोडक्शन के बाद गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है उस टाइम पे मियोसिस प्रोसेस होती है। तो इसमें जो डिवाइड करने वाली सेल होती है इन दोनों प्रोसेसेस में उनको मदर सेल बोला जाता है, और जितनी सेल में वो डिवाइड करती हैं उनको डॉटर सेल बोला जाता है। तो माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उनमें डॉटर सेल्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं जितने मदर सेल के पास होते हैं, और ये वही ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में हेल्प करती है। और अगर मियोसिस की बात करें तो उसमें जो मदर सेल होती है वो खुद को 4 न्यू सेल में डिवाइड कर देती है। जैसे माइटोसिस में 2 डॉटर सेल होती थी, इसमें 4 डॉटर सेल होती है। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो हाफ होता है, लेकिन माइटोसिस के प्रोसेस में वो एग्जैक्ट सेम रहता है। ये डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस जो होती है वो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ ओल्ड एंड डेड सेल्स के लिए होती है, और मियोसिस जो होती है वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और जो माइटोसिस की मदर सेल होती है वो खुद को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करती है, लेकिन मियोसिस की जो मदर सेल होती है वो खुद को 4 डॉटर सेल में डिवाइड करती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में वो हाफ हो जाता है। एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसको आप जो टॉपिक आपको समझना है वो आप एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मेरा भी वॉच टाइम बढ़ जाएगा, पर ही मजाक कर रही हो। एक बार में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत ही बढ़िया। बाकी बुक रिवाइज करो, पढ़ते रहो, रिवीजन करो और अपने आप हो ही जाएगा। बाकी 9th इतनी भी मुश्किल नहीं है, ईजी है। बस साइंस और मैथ्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, उसके लिए मैं लेक्चर डाल दूँगी, चिंता ना करो। और बाकी सपोर्ट करते रहना, सब्सक्राइब लाइक वगैरह भी कर देना। अच्छी वीडियो बना देती हूँ यार मैं। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग बोलने वाली थी, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।